हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। तो कल हमने डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जल्दी से उनकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है केमिकल इक्वेशन। तो कल हमने डिस्कस की थी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हमने एग्जांपल देखा था जब हम जिंक के अंदर डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। नेक्स्ट हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन के अंदर लेड NO3 का सोल्यूशन डालते हैं तो लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स बनते हैं येलो कलर के। नेक्स्ट हमने देखा था चेंज इन कलर। जब हम KMnO4 सोल्यूशन के अंदर सिट्रिक एसिड को डालते हैं तो जो KMnO4 का पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, तो पर्पल कलर टू कलरलेस। तो ये एग्जांपल था चेंज इन कलर का। नेक्स्ट हमने देखा था चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है और फॉल इन टेम्परेचर भी हो सकता है। तो राइज इन टेम्परेचर में हमने एग्जांपल देखा था जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। एंड नेक्स्ट हमने देखा था फॉल इन टेम्परेचर। जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस वाटर मिलता है हमें, और ये टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर लॉट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आपका बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रही है वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में हमने बर्निंग ऑफ वैक्स देखा था। तो जो कैंडल थी वो बर्न होके CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो रही थी, तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था गैस प्लस लिक्विड में। तो ये हमने देखा था चेंज इन स्टेट। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए जल्दी से इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देती हूँ। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ देयर फॉर्मूला और सिंबल्स लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एक बार केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देख लो। व्हेन वी राइट केमिकल रिएक्शन in the form of their formula and symbols, it is known as chemical equation। अब केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, बार बार अगर मैं ऐसे लिखूं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, गिव्स अस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, हमने कल देखा था, ठीक है। तो एक तो हम ऐसे लिखें, या फिर अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखें, जिंक को हम फॉर्मूला में लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 और हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2। तो किस फॉर्म में ज्यादा लिखना कन्वीनियंट है? इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स, क्योंकि इसको लिखने से हमारा टाइम भी कम लगता है, ठीक है। इसलिए केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखा गया। अब देखो, क्या हम ऐसे ही लिखेंगे या फिर इसे बैलेंस भी करेंगे? तो अब हम इसकी बैलेंसिंग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब तक हमने ये देखा है कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। तो देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो जो हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जो हम एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है हमारा H2 and O2। तो और जो हम एरो के राइट साइड में लिखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है? वाटर, ठीक है। आपको पहचानने आ गया कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा दैट इज रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट साइड में लिखा जाएगा वो है प्रोडक्ट। तो एरो डिफरेंशिएट करता है किसको? रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक ही है, तो ये हमारी क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन तो गलत हो गई, क्योंकि हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ना ही तो मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है इन द रिएक्शन।
सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले था उतना ही आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो गलत हो गई, हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, फिर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं सोचो। तो चलिए इसको एक तरीके से और लिख के दिखाती हूँ, आप मुझे बताना कि ये ठीक है या गलत है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन प्लस O गिव्स अस H2O। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो हो गई, लेकिन ये रिएक्शन अभी भी गलत है। अब ये रिएक्शन क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमें एलिमेंट की फॉर्म में तो मिलता ही नहीं, ऑक्सीजन तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो हमें करना क्या चाहिए, तो हम इन रिएक्शंस के आगे मैथमेटिकल सिंबल्स लगा देते हैं ताकि ये रिएक्शन को बैलेंस किया जा सके। तो चलिए करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी वैसे लिख देती हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स अस वाटर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब देखो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए। तो मैं इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अब हमारे पास 4 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो कि आपके पास कितना प्रेजेंट है, फिर राइट हैंड साइड में लिख लो, फिर मैथमेटिकल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए आगे और रिएक्शंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोग मुझे ये बताइए, तो क्या केमिकल रिएक्शन को बस इतना लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा, हमें इसको और डिटेल में लिखना पड़ेगा ताकि केमिकल रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें उसकी स्टेट्स मेंशन करनी पड़ेंगी कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो किस स्टेट में है, वेदर इट इज इन सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस। ठीक है, तो हमें उसकी स्टेट्स मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि जिंक के अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला तो हमें क्या मिला था, ZnCl2 प्लस H2। अगर मैं इसकी स्टेट मेंशन कर दूं, जैसे कि जिंक सॉलिड है, डाइल्यूट HCl है वो क्या है, एक्वस है, ZnCl2 क्या है, फिर से हमारा सॉलिड है, एंड H2 क्या है हमारा, गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट मेंशन करनी है। ठीक है, तो देखो हमने स्टेट्स मेंशन कर दी। एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया Ki प्लस PbNO3 गिव्स अस PbI प्लस KNO3। ठीक है, तो Ki आपका क्या है, एक्वस है, PbNO3 भी क्या है, एक्वस है, PbI क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में PPT लिख सकते हैं और यहाँ पे आप सॉलिड भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉलिड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, S। फिर KNO3 आपका क्या है, एक्वस है। ठीक है, अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कि लिक्विड और एक्वस में क्या फर्क होता है, क्योंकि जब वाटर लिखा होता है तो हम उसके आगे लिक्विड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक्वस लिख रही हूँ। तो आपको मुझे बताना है कि वाटर और लिक्विड और एक्वस में क्या फर्क होता है। तो देखो
इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने स्टेट्स तो मेंशन कर दी, तो क्या और भी मेथड हो सकते हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं? हाँ, और भी मेथड्स हैं। अगर हम ये बता दें कि उस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट ले रही है वो रिएक्शन, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो रिएक्शन को हम और तरीके से भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालें तो यहां से हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हीट रिलीज होगी, ठीक है। अब हीट को हम ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर हीट की जगह हम हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कहीं जगह लिखा हुआ नॉर्मल एनर्जी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ है, इट मींस वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। तो आपको अगर कहीं पे हीट लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप उससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपकी वो वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल भी देखो, जैसे कि कार्बन है, इसकी हमने कंबशन करवाई तो हमें क्या मिला? CO2 मिला। देखो कार्बन क्या है? सॉलिड है। O2 क्या है? गैस है। CO2 भी क्या है? गैस है। प्लस हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। हमें सारी रिएक्शन बैलेंस लिखनी है। ये वाली रिएक्शन आप मुझे बताओगे कि बैलेंस है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मीथेन प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस देखो, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 2। यहाँ पे कितनी थी? 2 प्लस 2 4। तो यहाँ पे 4 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? अगर आपका राइट हैंड साइड हीट लिखा हुआ है, इट मींस योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लेकिन आपको यहाँ पे एक नोट बना के एक और चीज मेंशन करनी है। आप देख रहे हो कि जिस भी रिएक्शन में हम O2 प्रोवाइड करवा रहे हैं उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ से आपको ये कंक्लूजन निकलता है दैट ऑल द कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हो, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मींस उन रिएक्शंस में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने हीट रिलीज का तो एग्जांपल देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं, तो उसमें हीट एनर्जी या फिर हीट किस साइड लिखा जाता है? तो अगर हम N2 प्लस O2 की रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा 2NO, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एरो के हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट लिखते हैं। अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये क्या है? गैस है। स्टेट मेंशन कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है। ये भी क्या है? गैस है, ठीक है। तो जब हमने नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिली हमें, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मींस इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट में हीट चाहिए। तो हम रिएक्टेंट वाली साइड क्या लिख देंगे? हीट, क्योंकि हमें हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमने हीट यूज करी है। तो यहाँ पे आपका हीट भी लिखा हो सकता है, हीट एनर्जी भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर नॉर्मल एनर्जी भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक और एंडोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको बताती हूं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करवा दें तो यहां से हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 गैस है, ये सॉलिड है,
एंड COCO3 भी आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस हीट लिख देंगे क्योंकि हीट की रिक्वायरमेंट है ना हमें। ठीक है, तो अब हमने फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर दी और हीट ये रिएक्शन ले गया तो हमने रिएक्टेंट वाली साइड हीट भी लिख दिया। तो यहाँ से आपको जो चीज नोट करनी है, कंक्लूजन बनाना है इस रिएक्शन से, दैट all the decomposition reactions are endothermic in nature। अब मैंने ये बात क्यों बोली, समझाती हूँ। एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको किसी चीज को ब्रेक कराना है तो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। अब अगर हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमारे रियल लाइफ में एग्जांपल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम खाना किसकी फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी रोटी में प्रेजेंट होता है, ब्रेड में प्रेजेंट होता है, और हम आलू खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो हम किसकी फॉर्म में खाना अंदर लेते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होगा, जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लूकोज क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वहां से O2 ले लेगा और क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और हमें एनर्जी देगा। आपको ये रिएक्शन कुछ कुछ देखी हुई लग रही होगी। ग्लूकोज हम कैसे लिख सकते हैं, C6H12O6। आपको ये रिएक्शन देख के कुछ याद आया, अरे यही तो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलती है, काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, कंबस्शन रिएक्शन। और कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, हीट ही तो रिलीज होती है ना, तो हमें एनर्जी मिल तो रही है। अब आप लोगों को मुझे बताना है जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक, तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब तक हमने दो मेथड देखे जिससे हम अपनी रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं जिससे हम अपने रिएक्शंस को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब सिर्फ इतना सही है कि रिएक्शन देख के हम पता लगा पाए कि जो हमने सब्सटेंस लिया है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है या फिर नहीं हुई। अब देखो और जो थर्ड मेथड है जिससे हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो क्या है, अगर हम मेंशन कर दें कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें कैटालिस्ट का यूज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने हीट दी है तो हीट के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, देखो ये वाला। अगर हमने टेम्परेचर दिया है तो हम टेम्परेचर को मेंशन कर दें। ठीक है, अगर प्रेशर दिया है तो प्रेशर को मेंशन कर दें। अगर हम ये सब चीजें मेंशन कर देंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल। ठीक है, ये हमें मिलता है मिथेनॉल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, पहले इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस कर लो। कार्बन कितने हैं, एक, यहाँ पे भी कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे क्या है, 4। तो यहाँ पे हम 2H2 कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हमने कैटालिस्ट में लिखा। इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन होती है 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, तो मैं ये बात बताना पहले भूल गई थी कि अगर हमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट वाली कंडीशंस मेंशन करनी हो तो हम एरो के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या है, मिथेनॉल। टेम्परेचर यूज होता है 300 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेयर,
और जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। अब कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये आपकी रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। कभी इसका कैटालिस्ट पूछ लिया जाता है, कभी इसके रिएक्टेंट पूछ लिए जाते हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस रिएक्शन को आपने बहुत अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो एक आपकी एक और रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज KClO3, ठीक है। KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट है, ठीक है। KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 आपको क्या देगा, KCl प्लस O3। तो इस रिएक्शन को हम जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे K 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे सॉरी O2 आएगा ना, O2 रिलीज होती है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अब पोटेशियम और क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हमने 3 मेथड देखे जिससे हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगर हम उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दें, ये बता दें कि उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या फिर गेन हो रही है, या फिर उसकी टेम्परेचर की कंडीशंस को मेंशन कर दें। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस, जिसमें हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स पे जाके मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। थैंक यू।